आज देवभूमि की खबरों की भी कर लेते। राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भव्य समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस दौरान शामिल होंगे। उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर जाएंगे। उत्तराखंड में दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। 11 लोगों को सरकार में दायित्व दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट को बड़ा दायित्व मिला है। भट्ट को सीमांत क्षेत्र के अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता समिति में उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजकुमार को उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विश्वास रावत, दिवेंद्र भसीन, श्यामवीर सैनी, दीपक मेहरा, विनोद रोहिला, उत्तम दत्ता, दिनेश आर और गणेश भंडारी को भी सरकारी दायित्व मिले हैं। सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ फोन पे जुड़ गई। भारती जरा बताइए, 11 लोगों को दर्जा मंत्री पद दिया गया है, जो नई लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। बिल्कुल चांदनी, इंतजार खत्म हुआ आखिरकार दायित्वधारियों का, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल की, तो जब पहले वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दायित्वों का बंटवारा नहीं किया था, लेकिन इस बार इससे पहले पहली सूची उन्होंने जारी की, जिसमें 10 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और अब ये 11 लोगों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें आयोग, निगम, परिषद में जो लंबे समय से खाली चल रहे पद, उनमें यहाँ जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और जितने 11 लोगों की जो लिस्ट गई है उसमें विश्वास का नाम भी है, देवेंद्र भसीन भी, गणेश भंडारी भी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्हें बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती। अल्मोड़ा की बिनसर तक बाघ पहुंच गया। अल्मोड़ा में बाघ एक बार फिर देखा गया है और इस बार तो वन विभाग ने भी अल्मोड़ा के जंगलों में बाघ होने की खबर की पुष्टि कर दी है। और यही नहीं, इस बार का वीडियो खुद अल्मोड़ा के डीएफओ ने अपने मोबाइल से बनाया है। इस बार बिनसर के जंगल में बाघ नजर आया है, जो कि जंगल के अंदर की रोड को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। और यही बाघ जो है वो कुछ दिन पहले जागेश्वर में नजर आया है। जागेश्वर के पास शौकिया थल में नजर आया था, जो कि कॉर्बेट पार्क से यहां तक पहुंचा है, अब वापस से कॉर्बेट की तरफ ही जा रहा है। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की बात कही और अकेले जंगलों में की तरफ नहीं जाने की अपील की। वन विभाग के मुताबिक बाघ वापस अपने घर यानी कि कॉर्बेट चला जाएगा। अब तक पहाड़ों में बाघ नजर नहीं आता है और यहाँ सिर्फ गुलतार का ही आतंक था, लेकिन भीमताल और धारी के बाद अब अल्मोड़ा में बाघ की धमक देखी गई है, जिससे कि लोग काफी डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि वन विभाग भले ही ये कह रहा हो कि बाघ वापस कॉर्बेट चला जाएगा, लेकिन बाघ वापस चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा लोग डरे हुए हैं। मैं बिनसर सेंचुरी में था, लगभग 7 बजे वही टाइगर उस क्षेत्र से, वृद्ध जागेश्वर क्षेत्र से बिनसर होते हुए ताकुला की ओर जाते हुए मेरे गाड़ी की आगे से क्रॉस हुआ फॉरेस्ट रोड में। तो मुझे उसके डायरेक्शन से लगा कि वो ताकुला होते हुए ऐरा देवी, रानीखेत, रामनगर की ओर जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लगता है कि वो उसका आना जाना रहता है इस क्षेत्र में। नैनीताल के भीमताल में बाघ को मारने पर हाईकोर्ट की रोक के बाद वन विभाग अब दबाव में आ गया। एक तरफ जहां इलाके में बाघ का खतरा, तो दूसरी ओर ग्रामीणों में भी खौफ है। हैरानी की बात तो यह है कि वन विभाग को सही जानकारी नहीं है कि इलाके में बाघ घूम रहा है या गुलतार, और इसी के चलते हाईकोर्ट ने भी वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। और सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब पहले बाघ को मारने के लिए आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अब यह भी खबर सामने आ रही है कि वो बाघ है या गुलदार है, जिससे लोगों में दहशत है।
देखिए चांदनी, इसी बात को लेकर वन विभाग अभी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वो बाघ है या गुलदार है, क्योंकि 2 हमले वहां पर हो चुके हैं और 2 महिलाओं की मौत उस हमले में हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि अगर बाघ मारने के आदेश दिए हैं तो शेड्यूल 1 के जानवर को पहले ट्रैंक्विलाइज करना चाहिए था, उसके बाद रेस्क्यू सेंटर भेजा जाना चाहिए था और जो भी नियम पहले फॉलो किए जाने चाहिए थे उसके बाद ही अगर स्थिति ऐसी बनती है कि बाघ को मारना ही है उसके बाद कोई कदम उठाना जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर घर का कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको गोली मारने के क्या उसको गोली मार दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ओवरऑल भी अगर स्टेट में देखा जाए तो जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी है, कॉर्बेट में करीब 260 बाघों की संख्या हो गई है, उत्तराखंड की बात करें तो 560 बाघों की संख्या हो गई है। तो विशेषज्ञ भी ये बताते हैं कि जिस तरह से बाघों का मूवमेंट बढ़ा है पहाड़ों की तरफ, तो ये कहा जा सकता है कि जागेश्वर का एक उदाहरण अभी हाल ही में मिलता है। इसके अलावा भीमताल या चनौतिया वाला इलाका जो बाघों का मूवमेंट बढ़ा है। ठीक, तो बिल्कुल अवरिंद, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक वन विभाग गुलदार या बाघ जो भी है उसे पकड़ पाती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के इंसानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में ही पूरे राज्य में 16 लोग मारे जा चुके हैं और ऐसे में गांव-गांव ग्रामीण जो है वो दहशत में है। अब इसकी वजह क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चमोली के साथ ही कोटद्वार के चरेख में भालू का आतंक तो अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक है। वहीं नैनीताल के भीमताल और धारी ब्लॉक के करीब 1.5 दर्जन स्कूल बाघ के डर से 2 दिन से बंद हैं। सर्दियां शुरू होने के साथ ही जंगली जानवरों के हमलों में तेजी आ चुकी है। पिछले 2 महीने में जंगली जानवरों के हमलों में 16 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके सीजनल कारण हैं। एक सीजनल वेरिएशंस होते हैं मूवमेंट में एनिमल के, और साथ ही में मीटिंग सीजन का भी कुछ एनिमल्स का ओवरलैप होता है यहाँ पे। तो स्पीसीज लेपर्ड है या टाइगर है, वो थोड़ा सा एग्रेशन उनका दिखता है यहाँ पे। जंगली जानवरों के बढ़ते हमले से सरकार भी चिंतित है। वन मंत्री ने अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे इलाकों के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं जहां पर जंगली जानवरों का मूवमेंट ज्यादा होता है, जिसमें जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी तय किया जाना भी शामिल है। मैंने कल भी फॉरेस्ट अफसर के साथ बैठक करने के बाद एक तो निर्देश दिए थे कि अभी वो पूरी तरह से एक कैरिंग कैपेसिटी की एक बार दिखवा दें, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर वहां पे है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, ताकि स्वच्छंद होकर के ये अपने एरिया में घूम सके। 2023 में जंगली जानवरों के हमले के मामले में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग गुलदार तो 16 लोगों की मौत बाघ के हमले में हुई है। सांप के काटने से भी 25 लोगों की जान गई है। लिहाजा जंगली जानवरों से निपटने के लिए जल्द ही कोई ठोस प्लान बनाना जरूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढीला गेट एक बार फिर से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। यहां पर ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर धरना दिया है, जहां उन्होंने पार्क प्रशासन और सरकार से मांग की कि बाघ द्वारा घायल अंकित का समुचित इलाज करवाया जाए और बाघ से घायल अंकित को 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। इसके साथ ही बाघ द्वारा मारी गई महिलाओं के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए और हमलावर बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आए दिन जो है घटनाएं बढ़ रही हैं और 2 महिलाओं को बाघ के द्वारा मारा गया है। एक अंकित है जो कि बहुत बुरी हालत में जीवन और मौत का संघर्ष लड़ रहा है और उसको विभाग ने केवल 50,000 रुपये दिए हैं और उसका जो इलाज का खर्च कम से 25 लाख रुपये आ रहा है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी की मौत के मामले में सस्पेंड चल रहे 2 पटवारियों की सेवा को बहाल कर दिया गया। हालांकि दोनों की अगले 3 साल तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। डीएम आशीष चौहान ने बहाली के आदेश जारी किए हैं। पिछले साल अंकित भंडारी की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर दोनों पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच हुई थी जिसमें वो दोषी पाए गए, लेकिन अब उनकी सेवा बहाल कर दी गई है। अंकिता मामले की बात करें तो अब तक मामले में ट्रायल ही चल रहा है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट शीट कभी भी आ सकती है। शिक्षा विभाग उम्मीद कर रहा है इस बार पिछले सालों के मुकाबले
अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे इस खास खबर में आप खुद देखिए किस तरह से सरकारी स्कूलों में चल रही है बोर्ड स्टूडेंट्स की पढ़ाई। राजधानी देहरादून के डोभालवाला सरकारी स्कूल के 10वीं क्लास की इन 3 स्टूडेंट्स की पढ़ाई अनोखे अंदाज में चल रही है। सोशल साइंस की किताब एक है और इसे पढ़ रहे हैं तीनों। दरअसल तमाम दावों के बाद प्रदेश के सैकड़ों स्टूडेंट्स को किताबें नहीं मिल पाई और जब एग्जाम सर पर हैं तो क्या स्टूडेंट्स और क्या उनके टीचर्स दोनों की सांसें अटकी हुई हैं। स्टूडेंट इसीलिए परेशान हैं कि वो एक किताब से कैसे मैनेज करें और टीचर्स यूं परेशान हैं कि उनका रिजल्ट खराब ना हो जाए। हाँ जी, तब ज्यादा बेटर रहता अगर समय से जो बुक्स हमें नहीं मिल पाई है वो मिल सकती थी। जैसे एग्जाम से पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता ही। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सर लोग प्रोवाइड करा देते हैं और कुछ पिछले साल के जो पेपर होते हैं उससे हम थोड़े पढ़ाई कर लेते हैं। बाकी अगर किसी के पास होती है हम शेयर करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस टाइम में बुक की शॉर्टेज है और क्योंकि वहाँ से आए भी नहीं पूरी। टीचर्स कह रहे हैं कि उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स दबाव महसूस ना करें। मैम नवंबर से हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। जो सभी जो बोर्ड्स के जो टीचर्स हैं वो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम फरवरी में होने हैं और उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम भी इसी के आसपास शुरू होंगे। ऐसे में सरकारी स्कूलों को पब्लिक स्कूल्स के मुकाबले खड़ा करने का दावा करने वाले अफसर फिलहाल नदारद हैं। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक पेन और एक किताब, ये स्लोगन लिखा हुआ है सरकारी स्कूल की इस दीवार पर, जो कहता है कि पूरी दुनिया बदल सकते हैं। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो किताब बच्चों को दी जानी चाहिए थी, जब एक किताब से 4 बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां होंगी, ये आप समझ सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर इलाकों में अब आर्मी और आईटीबीपी के साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी और इसके लिए पुलिस की 10 नई चौकियां खुलने जा रही हैं। 5 जिलों में ये नई चौकियां खुलेंगी और इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पिथौरागढ़ जिले में गुंजी थाने में 46 नई चौकी होगी, तो वहीं धारचूला में दुक्तो चौकी, जबकि मुंसियारी थाने में नीलम चौकी नई खुलेगी। ऊधम सिंह नगर में कैया थाने में मेलाघाट नई पुलिस चौकी होगी। चंपावत में पंचेश्वर थाने में पंचेश्वर घाट चौकी, टनकपुर थाने में चूका नाम से चौकी खुलेगी। उत्तरकाशी में हर्षिल थाने में भोजवाला चौकी और निलांग चौकी का प्रस्ताव भेजा गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ थाने में गस्तोड़ी माड़ा चौकी खुलेगी, जबकि थराली थाने में वाड़ नई चौकी का प्रस्ताव भेजा गया है। बॉर्डर से जो है कई बार जो है ऐसे इश्यूज जो है सेंसिटिव इश्यूज आते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग और बाकी एनडीपीएस और तमाम, तो पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। लेकिन चौकी प्रस्तावित होने से हमको मैन पावर्स, इक्विपमेंट्स, बाकी सारी चीजें मिलती है, तो हमेशा से ही जो है हमारे यहाँ पूर्व में भी जो है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में पूर्व में भी बॉर्डर पे कई हमारी पहले से कई चौकियां बनी हुई है, तो ये एक एडिशनल फिर से अभी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। देहरादून पुलिस भले ही ट्रैफिक जाम का कोई हल नहीं निकाल पा रही है, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब ड्रोन से चालान काटा जाएगा। दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई है और देहरादून पुलिस ने कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। इसके आधार पर ही शुरुआत में शहर पर नजर रखने के लिए ही 2 ड्रोन तैनात किए जाएंगे। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट करीब 6 महीने से चल रहा है। अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, अतिक्रमण करना और बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाना अब भारी पड़ सकता है। इसका चालान ड्रोन कैमरे के जरिए किया जा सकता है। ड्रोन कैमरे से तस्वीरें खींचने के बाद सिर्फ 2 मिनट में चालान काट दिया जाएगा। दून में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी जो जिसको हमने नाम दिया है इसका फ्लाइंग हॉक करके, देखा जाए तो वो ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट के लिए ज्यादा इसका प्रयोग था, लेकिन जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटाना, अन्य चीजों की मॉनिटरिंग करना, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम की मॉनिटरिंग करना हो, ये सारी चीजों के लिए हम इसको यूज करेंगे। हरिद्वार में भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने और जाम की समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा लेने जा रही है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति और बेतरतीब खड़े वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही मौके पर पहुंचकर या नंबर प्लेट के
फोटो के जरिए गाड़ी का चालान किया जाएगा। उसके अलावा 5 नई टोइंग क्रेन से पुलिस टोइंग की कार्रवाई भी बढ़ाने वाली है। पहल इसमें करी गई है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 पीपीवी मोड पे नए क्रेन्स हायर किए हैं। आवारा जानवर वैसे तो हर शहर के लिए समस्या है, लेकिन हल्द्वानी की सड़कों से इनका सफाया हो रहा है। आखिर कैसे हो रहा है ये काम, देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर लड़ते ये सांड आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी नगर निगम की ये गाड़ियां दिन रात इन्हें पकड़ने के लिए भी दौड़ रही हैं। जहां से भी इन्हें कॉल मिल रही है और ये एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती है और फिर कुछ इसी अंदाज में आवारा सांडों को उठा दिया जाता है। तो इसके उससे एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाएं होती है जिससे लोगों की जानें जाती है। काफ़ी लोगों को चोटिल हो चुके हैं, उसके लोगों की जानें चली गई। इस चक्कर में ये प्रशासन के द्वारा इनको गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है। हल्द्वानी में आवारा सांडों को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। ऐसे में नगर निगम और प्रशासन की टीमें रात दिन इन सांडों को काबू करने में जुटी है। अभी तक हमने लगभग 300 जानवर रेस्क्यू कर लिए हैं, जो कि विभिन्न बाड़ों में भेज दिए गए हैं। क्योंकि नगर की निगम में ऐसा होता है, ट्रैफिक चलता है और लोगों के खेतों को भी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि नगर की सड़कों को और क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए आवारा जानवरों से। दरअसल हल्द्वानी आवारा जानवरों का हब बन चुका है और यहाँ आसपास से किसान अपने बेकार जानवरों को शहर की सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कोटद्वार में यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बनी आरटीओ की कौड़िया चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और हाल ही में इसी चेक पोस्ट पर 2 बार विवाद हो चुके हैं। पहला विवाद बीजेपी विधायक और एक परिवहन अधिकारी के बीच हुआ था, तो वहीं दूसरा विवाद जो है परिवहन विभाग के 2 सिपाहियों के बीच हुआ था। हालांकि मामले में एआरटीओ कोटद्वार का कहना है कि सचल दल के पास गाड़ी नहीं होने के चलते कौड़िया के पास चेक पोस्ट बनाया गया था, लेकिन अब कोटद्वार में सचल दल को गाड़ियां मिलने जा रही हैं और ऐसे में अब एआरटीओ की चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है। इसे चेक पोस्ट के बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। चेक पोस्ट हमारा लगभग 1 साल पहले से उनकी जगह पे सचल दल का गठन हुआ है। सचल दल का गठन होने के बाद हमारे जो सचल दल में कार्मिक अधिकारी हैं उनके पास अभी तक कोई वाहन नहीं था, तो वाहन अब हम लोगों को अलॉट हो गया है। 1-2 दिन में वो यहाँ आ भी जाएगा। तो सचल दल जो है वो वाहन में चेकिंग करेगा। विकासनगर के जगत ग्राम बाड़वाला में अश्वमेध यज्ञ स्थल तक सड़क नहीं होने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि अश्वमेध यज्ञ स्थल तक जाने वाली रोड कच्ची है, जिसकी वजह से इस ऐतिहासिक यज्ञ स्थल तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते। न्यूज़ 18 की खबर के बाद पीडब्ल्यूडी, उद्यान विभाग, राजस्व विभाग और एएसआई विभाग की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची, जहां रोड को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए नपाई की गई है और जल्द इसका एक एस्टीमेट तैयार कर पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा। वहीं पर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने न्यूज़ 18 का धन्यवाद भी किया। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बल्कि आपका भी करता हूं, क्योंकि आपने ही लगभग एक सप्ताह पूर्व इसको प्रमुखता से उठाया था, तब जाकर शासन प्रशासन आज यहां पर मौजूद है। अश्वमेध यज्ञ स्थल है, ये लगभग 5,000 साल पुराना है और आर्कियोलॉजिस्ट टीम और राजस्व की टीम और वन विभाग की टीम और हॉर्टिकल्चर सब लोग आए हुए हैं आज। तो इस सड़क का जो वहाँ तक जानी है, इसका जो है इसके विषय में बातचीत हुई है। सर्दियां शुरू होते विकासनगर में आसन बैराज में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है और इसके बाद से यहां पर पर्यटकों की बड़ी संख्या में भीड़ होना शुरू हो गया है। विकासनगर का आसन बैराज और डाकपत्थर बैराज इन दिनों विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार है। सुबह से ही पूरा क्षेत्र पक्षियों की आवाज से गूंजता रहता है। सर्दियां शुरू होते ही साइबेरिया समेत कई ठंडे इलाकों से यहां बड़ी संख्या में पक्षी पहुंचते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए रोजाना भारी भीड़ जुटती है। आसन बैराज का ये क्षेत्र अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इन पक्षियों की संख्या और बढ़ जाएगी। फिर ये पक्षी मार्च तक यहाँ अपना डेरा जमाए रखेंगे और गर्मियां शुरू होते ही वापस अपने देशों की ओर लौटना शुरू कर देंगे। टाइम पीरियड 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक रहता है और ये कम से कम 25 से 30 प्रकार की आती है, जो माइग्रेटरी के नाम से जानी जाती है।
जो बाहर से आती है, जैसे साइबेरिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और फिर एशिया से, हमारे एशिया से होती है, जैसे चीन से आ गई। आसन बैराज में आने वाले पक्षियों का इस बार आंकड़ा बढ़ रहा है, जो झील की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ इन पक्षियों का कलर आकाश में उड़कर झील में लौटना पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। आसन बैराज पहुँचने वाले पक्षियों में सुरखाव, पर्पल स्वेन हेन, कॉमन मोर हेन समेत कई प्रजाति के पक्षी शामिल हैं। कई प्रकार की होते हैं, जैसे एक तो सुरखाव होगी, रेडी सेल्डक, एक जो हमारे इंडिया की है इंडियन बिल्डक है, एक कॉमन पोचार्ड है और गीज है। इसी तरह काफ़ी प्रकार की आती हैं। दिसंबर से नवंबर 25 के बाद ये शुरू हो जाती है आने, और ये 3-4 महीने यहाँ पे रहेंगी, और यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करते हैं। यहाँ देश विदेश की करीब 25 से 30 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं और 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक रहती हैं। सर्दियों में आसन बैराज इन पक्षियों का पसंदीदा स्थल है, जिसके बाद ये लोगों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल बन जाता है। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। पिछले 5 सालों में स्टूडेंट्स कम होने के चलते राज्य के 600 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। विपक्ष तो इसे लेकर सवाल उठाता है और अब बीजेपी विधायकों ने भी सवाल उठाया, तो शिक्षा विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। $10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार ने इस साल शिक्षा विभाग के लिए दिया था, ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छा फर्नीचर, शौचालय, बिजली, पानी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। लेकिन आज भी हालात ये हैं कि 30% से ज्यादा स्कूलों में टूटे टेबल और कुर्सियां पड़ी हैं। ऊपर से अब तो बीजेपी विधायक भी कहने लगे हैं, सिर्फ दीवारों पर पेंट करने से स्कूल स्मार्ट नहीं होंगे, स्कूलों की हालत को सुधारने की दरकार है। उसके बाद जो बच्चा अंदर जाता है, जहाँ उसको 5-6 घंटे 7 घंटे तक रहना होता है, उन स्कूलों की हालत जर्जर है। वहाँ पर कहीं लेंटर टूट रहा है, पानी टपक रहा है, तो कहीं प्लस्तर नहीं है, तो कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो जब हम चाइल्ड फ्रेंडली सिटी की बात करते हैं और उस चाइल्ड को मैक्सिमम समय उस स्कूल में रहना है, तो उस स्कूल का वातावरण भी ठीक। वहीं विपक्ष के निशाने पर सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री हैं। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री तो सिर्फ दूसरे राज्यों में चुनाव में ड्यूटी को लेकर उत्सुक रहते हैं, ताकि उनके नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि वो सीएम पद की रेस में शामिल होना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री तो अधिकांश समय तमाम राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें ड्यूटी में लगे रहते हैं। न उनको स्वास्थ्य की चिंता है, न उनको शिक्षा की चिंता है। उनको केवल चिंता ये है कि किस प्रकार से उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाए और वो अपने नंबर बढ़ाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में वो हमेशा शामिल रहे। स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, क्लासरूम में कबाड़ भरा हुआ है, वॉशरूम तो सिर्फ नाम के हैं। ऐसी परिस्थिति में आज के नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे का भविष्य राम भरोसे ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।